हेलो एवरीवन। आज है 7 जून 2025 तारीख। तो इससे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो उनको कवर करेंगे। तो आज हमारी न्यूज़ क्या रहेंगी? सबसे पहले होगी रेपो रेट में गिरावट। दूसरा हो गया मदुरई में मिला 800 साल पुराना शिव मंदिर, इसकी खोज हुई है, तो इससे रिलेटेड हम देखेंगे। वक़्फ़ संपत्ति के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, उम्मीद पोर्टल। और भारत का जो चेनाब पुल है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है ये, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है RBI कट्स रेपो टू 5.5%, ऑल्सो रिड्यूसेस CRR। मतलब RBI ने जो रेपो रेट है उसमें गिरावट कर दी है। चर्चा में क्यों है? भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक 4 से 6 जून के बीच हुई थी, जो उसमें रेपो रेट का 50 बेसिस पॉइंट घटाकर 6% से 5.5% कर दिया। मतलब 0.5% उन्होंने घटा दिया रेपो रेट। यह 2025 में तीसरी बार रेपो रेट में कटौती है, जिसका उद्देश्य क्या है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करना। साथ ही कैश रिजर्व रेशियो जो कि CRR उसको भी 100 बेसिस पॉइंट कम करके 4% से 3% कर दिया गया, जो कि सितंबर 2025 से 4 चरणों में लागू होगा। इसमें बैंकिंग सिस्टम में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की नकदी आएगी, और जिससे बैंकों को उधार देने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो प्रमुख बिंदु क्या है इसके? रेपो रेट क्या है? 5.5% जो पहले 6% थी। इससे होम लोन, पर्सनल और अन्य लोन की EMI जो है वो कम हो सकती है अगर बैंक इस लाभ को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। CRR 3% अब हो चुकी है, पहले 4% थी। इससे बैंकों के पास उधार देने के लिए ज़्यादा धन होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। अन्य दरें जिसमें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी STF रेट 5.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF और बैंक रेट 5.75% है। मौद्रिक रुख नीति क्या है? RBI ने रुख को उदार और तटस्थ यानी कि न्यूट्रल कर दिया है, जो कि दर्शाता है भविष्य में दरों में कटौती सीमित हो सकती है। रेपो रेट वो होती है जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों को लगाई जाती है, मतलब जो दर लगाई जाती है वो। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? उपभोक्ताओं के लिए सस्ते लोन और कम EMI से घर, कार और अन्य बड़े खर्चों के लिए उधार लेना आसान हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ी हुई नकदी और सस्ता कर्ज व्यवसायों और निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है, खासकर रियल एस्टेट और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में। मुद्रास्फीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अप्रैल 2025 में CPI मुद्रास्फीति 3.2% तक कम हुई है, जो कि RBI की दरें घटाने का मौका देती है, लेकिन भविष्य में मुद्रास्फीति पर नज़र रखी जाएगी। तो रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट ये होती है जो कि RBI बाकी बैंकों को लगाता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो बाकी बैंक है वो अपनी EMI जो वो अपनी रेट बढ़ा देते हैं। अब मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन एक दर है, यानी कि ये भी एक रेट है जिसके साथ किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं। यह अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो कि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति, आर्थिक नीति और जीवन सत्र को भी प्रभावित करता है। भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीतियों जैसे रेपो रेट CRR का उपयोग करता है। मुद्रास्फीति के प्रकार क्या होते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI जिसे बोलते हैं, उसके आधारित मुद्रास्फीति। यह आम जनता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं, सेवाओं जैसे कि भोजन, कपड़े, ईंधन की कीमतों में वृद्धि को मापता है। भारत में CPI की मुख्य मुद्रास्फीति संकेतक माना जाता है। अप्रैल 2025 में CPI मुद्रास्फीति 3.2% थी, जो कि RBI के 4% लक्ष्य से नीचे है। थोक मूल्य सूचकांक क्या है? उसके आधारित मुद्रास्फीति यह थोक सत्र पर वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। यह मुख्य रूप से व्यवसायों और उद्योगों को प्रभावित करता है। कोर मुद्रास्फीति क्या है? इसमें खाद्य और ईंधन की कीमतें शामिल नहीं होती हैं, जो अस्थिर होती है। यह दीर्घकालिक मूल्य प्रवृत्तियों को समझने में भी मदद करती है। मांग प्रेरित इन्फ्लेशन होती है, जब मांग की आपूर्ति ज़्यादा हो जाती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। वर्तमान में भारत में जो मांग कमज़ोर है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखा गया है। आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे कि तेल की कीमतों में वृद्धि हो या कृषि उत्पादन में कमी, ये भी कीमतों को बढ़ा सकते हैं। मुद्रास्फीति का अर्थ है कि कीमतों में बढ़ोतरी होना, वो किसी भी प्रकार से हो सकती है। वर्तमान मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है? CPI मुद्रास्फीति अप्रैल 2025 में 3.2% दर, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कम है।
यह खाद्य कीमतों में नरमी और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के कारण है। हालांकि मानसून की अनिश्चितता वैश्विक तेल कीमतों में उतार चढ़ाव को जोखिम पैदा कर सकते हैं। खाद्य मुद्रास्फीति खाद्य पदार्थ जो कि सीपीआई में लगभग 40% वजन रखते हैं, हाल के महीनों में स्थिर रहे हैं। सब्जियों और दालों की कीमतों में कमी उसके कारण मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, लेकिन मानसून की प्रगति पर नज़र रखना भी जरूरी है। ईंधन और बिजली वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता के कारण ईंधन मुद्रास्फीति मध्यम रही है। हालांकि भू राजनीतिक तनाव जैसे कि मध्य पूर्व में अस्थिरता कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। वैश्विक प्रभाव क्या पड़ता है? वैश्विक मंदी और व्यापार प्रतिबंधों जैसे कि अमेरिकी व्यापार नीतियों ने भारत में आयात लागत को प्रभावित किया, लेकिन कमज़ोर वैश्विक मांग ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखा है। आरबीआई के निर्णय का मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो रेपो रेट कम हुई है, आरबीआई ने रेपो रेट को घटा दिया और सीआरआर को 4 से 3% तक घटाया है। रेपो रेट में क्या कटौती हुई है? जो सस्ता कर्ज उपभोक्ता खर्च और व्यवसाय निवेश को बढ़ा सकता है, जिससे फिर मांग बढ़ेगी। यदि आपूर्ति मांग के साथ नहीं बढ़ती है, मतलब सप्लाई जो है मांग के साथ नहीं बढ़ती है, तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। हालांकि वर्तमान में कमज़ोर मांग और निम्न मुद्रास्फीति के कारण आरबीआई की दरें घटाने का मौका मिला है। यह कटौती आर्थिक विकास को प्राथमिकता देती, क्योंकि मुद्रास्फीति का लक्ष्य 2 से 6% के बीच है। सीआरआर में कमी इससे बैंकों के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी हो जाएगी, जिससे उधार देने की क्षमता बढ़ेगी। इससे उपभोक्ता और व्यवसाय खर्च बढ़ सकता है, जो कि मांग को घटाकर मुद्रास्फीति पर दबाव डाल सकता है। लेकिन आरबीआई का जो अनुमान है कि आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और वैश्विक कीमतों में नरमी इस जोखिम को सीमित करती है। तटस्थ रुख आरबीआई का न्यूट्रल रुख दर्शाता है कि मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन बनाना चाहता है। मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आरबीआई भविष्य में दरें बढ़ा सकता है। मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सबसे पहला मानसून और कृषि। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति मानसून पर निर्भर करती है। 2025 में सामान्य मानसून की भविष्यवाणी है, जो खाद्य कीमतों को स्थिर रख सकता है। वैश्विक तेल कीमतें, जिसमें कच्चा तेल और आयातित सामान की कीमतें मुद्रास्फीति को प्रभावित करती हैं। वैश्विक मंदी के कारण तेल की मांग कम है, जिससे कीमतें नियंत्रण में हैं। विनिमय दर रुपए की कमजोरी आयात को महंगा कर सकती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। आरबीआई रुपए को स्थिर रखने के लिए हस्तक्षेप कर रहा है। उपभोक्ता मांग कमजोर वैश्विक और घरेलू मांग ने मुद्रास्फीति को दबाए रखा है, लेकिन रेपो रेट और सीआरआर में कटौती से मांग फिर बढ़ सकती है। उपभोक्ता और व्यवसायों पर प्रभाव क्या पड़ेगा? उपभोक्ता कम रेपो रेट से होम लोन, ऑटो लोन और व्यक्तिगत लोन सस्ते हो सकते हैं, जिससे खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। हालांकि अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है, मतलब महंगाई बढ़ती है, तो रोज़मर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। व्यवसाय पर क्या प्रभाव होगा? सीआरआर में कमी से बैंकों की उधार देने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे व्यवसायों को सस्ता कर्ज मिलेगा। यह निवेश और विस्तार को प्रोत्साहित कर सकता है, लेकिन बढ़ती मुद्रास्फीति लागत को बढ़ा सकती है। भविष्य के जोखिम और आरबीआई की रणनीति क्या है? भविष्य के जोखिम अगर हम देखें तो मानसून में अनिश्चितता से खाद्य कीमतें बढ़ सकती हैं। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव जैसे कि रूस यूक्रेन या मध्य पूर्व संकट है, उसमें तेल और आयात की कीमतें बढ़ सकती हैं। रेपो रेट और सीआरआर में कटौती से मांग बढ़ने पर मुद्रास्फीति अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकती है। रणनीति क्या है कि मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य के भीतर रखना है। डेटा निर्भर दृष्टिकोण अपनाना है, यानी भविष्य में मुद्रास्फीति और विकास के आंकड़ों पर आधारित नीतिगत निर्णय लेना है। रुपए की स्थिरता और वैश्विक जोखिमों पर नज़र डालना। तो ये रणनीति आरबीआई की। तो अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू है, कौन सी वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है? तो कौन सी रेट है? उधार ब्याज दर है, नगद आरक्षित अनुपात, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट? तो ये क्या है? रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट वो होती है जो कि वाणिज्य बैंकों के द्वारा आरबीआई को लगाई जाती, तो ये होती है रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो रेपो रेट जो है वो आरबीआई लगाता है वाणिज्य बैंकों को, मतलब बाकी जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको। अब हमारी दूसरी न्यूज़, 800-year-old शिवा टेम्पल अनअर्थड इन मदुरै, मतलब मदुरै में जो शिवा टेम्पल 800 पुराना शिव टेम्पल, उसकी खोज की गई है। हाल ही में भारत के तमिलनाडु के मदुरै जिले में मेलुक तालुक के उद्दमपट्टी गांव में 800 साल पुराना एक शिव मंदिर खोजा गया, जो कि पांड्य काल का बताया जा रहा है। यह खोज इतिहासकारों पुरातत्वविदों के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इतिहास के बारे में और जानकारी मिलेगी।
क्योंकि यह मंदिर पांड्य वंश की समृद्ध संस्कृति और धार्मिक विरासत को दर्शाता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं मंदिर कुछ ऐसा मिला है, जमीन के नीचे दबा हुआ। खोज और स्थान अगर हम देखें, मंदिर के अवशेष उद्दमपट्टी गांव में मिले हैं जो कि मल्लमपट्टी पंचायत में स्थित है। यह खोज तब हुई जब स्थानीय बच्चे एक खुले मैदान में खेलते हुए एक टूटी हुई पत्थर की संरचना पर ठोकर खा गए थे। मतलब टूटी हुई एक पत्थर की संरचना थी तो उस पर ठोकर खाकर गिरे, तो उसकी खुदाई हुई तो ये मंदिर पाया गया है। ऐतिहासिक महत्व क्या? मंदिर की नींव पर मिले 2 तमिल शिलालेख हैं, उनको पांड्या नाटू सेंटर फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च के सचिव और पुरातत्वविद सी संथालिंगम ने डिकोड कर लिया है। शिलालेखों के अनुसार मंदिर मारवर्मन सुंदर पांड्य के शासनकाल का है और इसे थेनावनीश्वरम के साथ नाम से जाना जाता है। गांव का प्राचीन मंदिर अटूर था और शिलालेख एक जलाशय यानी कि नागनकुंडी और जमीन के बिक्री के दस्तावेज को दर्शाते हैं, जिसे 64 कासू यानी कि सिक्कों में बेचा गया था। तो ऐतिहासिक महत्व है इसका। वास्तुशिल्प और विशेषताएं क्या? हालांकि मंदिर का केवल सिर्फ बेस बचा है, आधार शिल्प शास्त्र के आधार पर यह पुष्टि हुई है कि यह भगवान शिव को समर्पित है। शिलालेखों से पता चलता है कि मंदिर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था, जो उस समय की पांड्य प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्था को भी दर्शाता है। प्रोफेसर पी देवी अरिवु सेल्वम, जो एक मंदिर वास्तुकार मूर्तिकला शोधकर्ता, उन्होंने खोज को महत्वपूर्ण बताया। तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग ने 1974-75 में प्रकाशित दस्तावेजों में इस क्षेत्र की प्राचीन मंदिरों के अस्तित्व का उल्लेख किया है, लेकिन अधिकांश मंदिर खंडर हो चुके हैं या गायब हो चुके हैं। यह खोज पांड्य वंश के लिए मंदिर निर्माण, उनके सामाजिक आर्थिक ढांचे पर नई रोशनी डालती है। मतलब इस एक खोज से बहुत ज़्यादा जानकारी मिल सकती है पांड्य वंश के बारे में। तो इससे रिलेटेड एक MCQ है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक उल्लेखनीय विशेषता थी? अब देखिए ये न्यूज़ में है मदुरै का जो मंदिर मिला है, तो इससे रिलेटेड कोई भी मंदिर वास्तुकला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम से। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि जो कल्याण मंडप है उसकी रचना किसके मंदिर निर्माण, हाँ किसके राज्य में, मतलब कौन सा ऐसा शासक जिसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मिलती है? तो पहला चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट और विजयनगर। तो इसका ऑप्शन है विजयनगर, 4th ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अब हमारी 3rd न्यूज़ है, सेंट्रल लॉन्चेस उम्मीद पोर्टल फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग फॉर वक्फ एसेट्स। मतलब कि वक्फ एसेट्स की जो प्रबंधन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, उम्मीद पोर्टल उसका नाम है। केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास शुरू किया है। इसे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू है, उन्होंने 6 जून 2025 को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर की वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, जियो टैगिंग और प्रबंधन की पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। किरण रिजिजू ने इसे वक्फ संपत्ति प्रबंधन के इतिहास में ऐतिहासिक कदम बताया, जो कि डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई लंबित होने के दौरान पोर्टल लॉन्च करने का भी विरोध किया है। तो आप देख सकते हैं यह है पोर्टल, द यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंट एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। तो इसके लिए उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया और लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी जो वक्फ बोर्ड को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी उनकी सुनवाई अभी भी लंबित मतलब पेंडिंग चल रही है। पोर्टल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा। देश भर में 9 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण निर्धारित समय सीमा होगी उसके भीतर किया जाएगा। पारदर्शिता निगरानी, यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों की वास्तविकता, समय पर अपलोडिंग, सत्यापन, नागरिकों निगरानी के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। OTP आधारित प्रक्रिया होगी। पंजीकरण प्रक्रिया को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए OTP आधारित सत्यापन वेरिफिकेशन की जाएगी। इसका लाभ क्या है? यह पोर्टल विशेष रूप से आम मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों के लिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और सुधार लाएगा। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पंजीकरण और जियो टैगिंग। उम्मीद पोर्टल के माध्यम से देश भर के 9 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण, जियो टैगिंग की प्रक्रिया चल रही है। यह पोर्टल OTP आधारित सत्यापन के साथ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, अपलोडिंग, सत्यापन सुनिश्चित करता है। इसका लक्ष्य 6 महीने के भीतर सभी संपत्तियों का पंजीकरण पूरा करना है।
पारदर्शिता और निगरानी पोर्टल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाता है, जिससे अवैध अतिक्रमण, दुरुपयोग या गलत प्रबंधन को रोका जा सके। वास्तविक समय में डेटा अपलोड और निगरानी की सुविधा उपलब्ध है। प्रबंधन की संरचना क्या है? केंद्रीय वक्फ परिषद नीति निर्माण, मार्गदर्शन प्रदान करता है। राज्य वक्फ बोर्ड प्रत्येक राज्य में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, रखरखाव और उपयोग सुनिश्चित करते हैं। मुतवल्ली प्रत्येक वक्फ संपत्ति का स्थानीय स्तर पर प्रबंधन करने वाला व्यक्ति या संपत्ति, तो उसे मुतवल्ली कहा जाता है। तो ये प्रबंधन की संरचना ऐसे होगी, एक परिषद बनाई जाएगी, राज्य वक्फ बोर्ड होगा और मुतवल्ली, ये 3 होंगे। उद्देश्य और उपयोग क्या है? वक्फ संपत्तियां मुख्य रूप से मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों, अनाथालयों या अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग की जाती हैं। इनका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों की सहायता जैसे कामों के लिए भी किया जा सकता है। वक्फ संशोधन कानून 2025 के हाल के संशोधनों ने प्रबंधन को और सख्त करने का प्रयास किया गया, जिसमें डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देना, गैर मुस्लिम सदस्यों का वक्फ बोर्ड में शामिल करने का भी प्रावधान रखा गया। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस संशोधन पर आपत्ति जताई और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चुनौतियां क्या? अतिक्रमण, कई वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की समस्या होगी। अप्रभावी प्रबंधन है, कुछ बोर्डों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी हो जाएगी। कानूनी विवाद होगा, संशोधन कानूनों पर समुदाय और संगठनों के बीच मतभेद होगा। उम्मीद पोर्टल का योगदान क्या रहेगा? यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को डिजिटल इंडिया के तहत आधुनिक, पारदर्शी बनाता है। यह संपत्तियों को दुरुपयोग को रोकने, उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित करने में मदद करता है। अन्य मुसलमान, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को इन संपत्तियों से लाभ पहुंचाने पर जोर देता है। अब इससे रिलेटेड एक MCQ है। केंद्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। इसे कब स्थापित किया गया था? केंद्रीय वक्फ परिषद को ऑप्शन ए है 1968, 64, 52 या 2002, जिसको ऑप्शन है बी, जिससे 1964 में इस परिषद को स्थापित किया गया था। अब हमारी आज की जो 4th एंड लास्ट जो न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट है। चिनाब ब्रिज डिज़ाइन टू सर्वाइव लॉस ऑफ अ पियर, द क्रेडिट फॉर द conceptualizing the design that allows this stability goes to IISc Professor Madhavi Lata. She says the challenge was to ensure that the foundations of the bridge and extremely strong. तो जो चिनाब ब्रिज है, जो वर्ल्ड का मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, तो इसको बनाया गया, अभी इसका उद्घाटन हुआ है। चर्चा में क्यों है? PM मोदी ने शुक्रवार को पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। उन्होंने यहां के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को जो हरी झंडी दिखाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर को रेल नेटवर्क से जोड़ेगा ये चिनाब पुल। मतलब ये जो चिनाब पुल बनाया गया है, जम्मू कश्मीर को रेल नेटवर्क से जोड़ता है ये। तो आप इसका रूट देख सकते हैं, जम्मू, फिर उधमपुर, कटरा, बनिहाल, अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला। तो यहाँ पर है चिनाब पुल, इस प्लेसेस पर कटरा और बनिहाल के बीच। चिनाब रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है। यह उदयपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कश्मीर घाटी को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ना है। इसकी ऊंचाई और लंबाई कितनी है? ऊंचाई अगर हम देखें तो यह पुल नदी के 359 मीटर ऊंचा है, जिसे फीट में 1178 फीट है। इसकी ऊंचाई है जो कि पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। मतलब जो पेरिस का एफिल टावर है उससे भी ये ऊंचा है। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है, जिसमें मुख्य आर्च का फैलाव 467 मीटर का है। तो आप इसकी लेंथ देख सकते हैं यहाँ पर भी। हाँ, तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है ये टोटल कितनी है? हाँ, 1315 मीटर। कुल लंबाई इसकी 1315 मीटर है। और निर्माण और डिज़ाइन इसका कैसे किया गया? यह एक स्टील और कंक्रीट का आर्च पुल है, जिसमें 17 स्पेन है।
इसका डिज़ाइन भूकंप जोन 5 266 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं और 20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन करने के लिए बनाया गया है। यह 40 टन TNT विस्फोट को भी झेल सकता है। निर्माण लागत और समय इसका कितना लगा था? इसकी लागत लगभग 14.86 अरब रुपए 180 मिलियन डॉलर थी। परियोजना को 2002 में मंजूरी मिली, लेकिन निर्माण 2017 में शुरू हुआ था और अगस्त 2022 में इसका पूरा हुआ है काम। ट्रैक बिछाने का काम मार्च 2023 में समाप्त हुआ था। इसका उद्घाटन 13 अगस्त 2022 को किया गया था और पहला ट्रायल रन जून 2024 में हुआ। 6 जून को रेल यातायात के लिए इसको खोला गया है। महत्व क्या है इसका? यह पुल कश्मीर घाटी को साल भर रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जो सर्दियों में बर्फबारी के कारण सड़क मार्ग बंद होने पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देता है। इंजीनियरिंग चुनौतियां क्या आई थी इसकी? हिमालय के कठिन भूभाग, भूकंपीय क्षेत्र और सीमित सड़क सुविधाओं ने निर्माण को चुनौतीपूर्ण बनाया। इसके लिए उन्नत केबल क्रेन और टेक्ला सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था। सहयोग किसका था? इस परियोजना में भारतीय रेल, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, WSP और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IITs जैसे संगठनों ने इसमें सहयोग दिया है। निर्माण प्रक्रिया का विवरण क्या रहा है? निर्माण प्रक्रिया क्या थी? 2002 से 8 के बीच इसको मंजूरी मिली थी, लेकिन निर्माण शुरू होने में देरी हुई क्योंकि डिज़ाइन को अंतिम रूप देने और भू तकनीकी अध्ययन करने में टाइम लगा। WSP यानी कि फिनलैंड की कंपनी ने डिज़ाइन तैयार किया, जिसे IIT रुड़की और दिल्ली के सत्यापित किया। दिल्ली ने इसको सत्यापित किया है। डिज़ाइन में 467 मीटर का मुख्य आर्च था। 17 स्पेन और भूकंप, तेज हवाओं और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन करने की क्षमता शामिल थी। पुल को 40 टन TNT विस्फोट और आतंकी हमलों से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए गए थे। स्थल तैयार किया गया था इसका 2008 और 10 के बीच रियासी जिले में बक्कल और कोरी के बीच चनाब नदी के ऊपर निर्माण स्थल तक पहुंचने के लिए पहले सड़कें बनाई गई। यह क्षेत्र सुदूर और दुर्गम था, जिसके कारण लॉजिस्टिक्स एक बड़ी चुनौती है। नदी के दोनों किनारों पर नीम के लिए गहरे गड्ढे खोदे गए थे। भूकंपीय जोखिम के कारण नीम को मजबूत करने के लिए विशेष कंक्रीट और स्टील का उपयोग किया गया था। मिट्टी और चट्टानों की स्थिरता के लिए व्यापक भू तकनीकी सर्वेक्षण किए गए थे। मुख्य आर्च का निर्माण कब हुआ? 2017 से 20 के बीच मुख्य आर्च का निर्माण सबसे जटिल हिस्सा था। इसे 2 हिस्सों में बनाया गया था, जो नदी के दोनों किनारों से शुरू होकर बीच में मिले थे। केबल क्रेन सिस्टम भारी स्टील सेगमेंट्स को उठाने और सटीकता से जोड़ने के लिए उन्नत केबल क्रेन का उपयोग किया गया। ये क्रेनें 350 मीटर ऊंचाई पर काम कर रही थी, जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। टेक्ला सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया। 3D मॉडलिंग के लिए टेक्ला सॉफ्टवेयर, ताकि स्टील सेगमेंट्स की सटीकता सुनिश्चित हो सके। प्रत्येक सेगमेंट को पहले ज़मीन पर इकट्ठा किया गया, फिर क्रेन से उठाकर जोड़ा गया था। आर्च के दोनों सिरों को 2020 में जोड़ा गया, जिसे गोल्डन जॉइंट समारोह कहा गया था। अन्य संरचनाएं और स्पैन के मुख्य आर्च के बाद 16 अन्य स्पैन बनाए गए थे। पहले मुख्य आर्च बना। प्रत्येक स्पैन को स्टील गर्डर्स और प्री कास्ट कंक्रीट स्लैब से बनाया गया। पुल के दोनों सिरों पर सुरंगें, बक्कल और कोरी सुरंग बनाई गई, जो कि निर्माण के लिए और जटिल बनाती थी। भूकंप रोधी तकनीक के लिए विशेष बेरिंग और डैम्पर्स लगाए गए थे। ट्रैक बिछाना और फिनिशिंग हुई। 2021 से 23 के बीच ट्रैक बिछाने का काम मार्च 2023 में पूरा हुआ। इसके लिए विशेष रेलवे ट्रैक और सिग्नलिंग सिस्टम बनाए गए थे। पुल की सतह को जंग रोधी पेंट और कोटिंग से लेपित किया गया, ताकि यह चरम मौसम में टिकाऊ रहे। सुरक्षा के लिए सेंसर और मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए गए, जो कि भूकंपीय गतिविधियां और संरचनात्मक तनाव को ट्रैक करते हैं। इसके लिए चुनौतियां क्या थी? भौगोलिक चुनौती अगर हम देखें तो दुर्गम क्षेत्र जैसे कि खड़ी ढलानें, नदी की गहराई से सामग्री परिवहन को कठिन बनाया गया। मौसम अगर देखें तो सर्दियों में बर्फबारी, गर्मियों में भूस्खलन के काम को रोक दिया। सुरक्षा, इसकी उच्च ऊंचाई पर काम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी गई थी। सुरक्षा उपायों की ज़रूरत थी। लॉजिस्टिक्स, भारी मशीनरी और सामग्री को सुदूर क्षेत्र में लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
तकनीकी और नवाचार, स्टील की मात्रा लगभग 28,000 टन स्टील का उपयोग किया गया। भूकंप रोधी डिजाइन बनाया गया था जो कि रिक्टर स्केल पर 8.5 तीव्रता तक सहन करने की क्षमता। मॉनिटरिंग रियल टाइम सेंसर सिस्टम जो कि संरचनात्मक स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पोस्टर में 22 साल में चिनाब पुल ने लिया है ये आकार। 2003 में परियोजना को मंजूरी मिली। 2005 में पुल का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ, 2009 में पूरा होना था। सिर्फ आधारभूत काम ही हुआ, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ही बना था। 2017 में इसे 3200 कर्मी और इंजीनियरिंग लगाए गए थे। काम न रुके इसलिए 52 रिहायशी ब्लॉक में इन्हें रहने की व्यवस्था भी दी गई थी। 2021 में पुल के आर्क को बनाने का काम शुरू हुआ था और पुल पर ट्रैक बिछाने की शुरुआत हुई। 2024 में ट्रेनों का ट्रायल शुरू हुआ था और प्रशिक्षण तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंची थी। 2025 में मंजूरी के 22 साल के बाद 6 जून को इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा है पुल। कश्मीर को जोड़ने वाली पहली ट्रेन भी शुरू की गई है। पीएम मोदी फिर कटरा पहुंचते हैं और यहाँ के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कश्मीर को जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नॉर्दर्न रेलवे 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू कर दी गई। IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग की जा सकेगी और हफ्ते में 6 दिन दो ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच चलेगी। नॉर्दर्न रेलवे ने यह बताया कि ट्रेन में 2 ट्रैवल क्लास हैं। चेयर कार का किराया 715 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320 रुपये है। अभी ट्रेनें सिर्फ बनिहाल में रुकेंगी, अन्य स्टॉपेज पर फैसला बाद में किया जाएगा। तो यहाँ पर आप ये टाइम टेबल देख सकते हैं ट्रेन का, कटरा श्रीनगर रूट पर जो ट्रेन चलेगी। 10 घंटे का सफ़र करीब 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। आज़ादी के 70 साल बाद भी कश्मीर बर्फ़बारी के सीज़न में देश के दूसरे हिस्से से कट जाता है, क्योंकि बर्फ़बारी में वहाँ बर्फ़ जम जाती है। उसके बाद जो बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर से उसकी आवाजाही बंद हो जाती है। नेशनल हाईवे 44 बंद होने से घाटी जाने का रास्ता बंद हो जाता है। इसके अलावा सड़क के रास्ते जम्मू कश्मीर से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लगता है। ट्रेन शुरू होने से यह सफ़र करीब 3 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड MCQ है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन है सतलुज, गंगा, चनाब और रावी। तो इसका ऑप्शन होगा 3rd, चनाब नदी पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया, जो कि 22 साल बाद इसको मतलब लागू किया गया है, शुरू किया गया। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए हैं। तो मिलते हैं हम अपने कल के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।